नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ आज मौजूद हैं पराग पराशर जी, और जिन्होंने मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में 20वां स्थान हासिल किया है। आज उनसे समझेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या प्रिपरेशन की, क्या उनका एम था, कैसे इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया, उससे पहले क्या कोई और एम था, इस दिशा में उनका इंटरेस्ट आखिर कहाँ से जगा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या एक आम व्यक्ति भी कोई जुडिशियल सर्विस में जाकर तैयारी कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। पराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी पराग जी, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि इंटरेस्ट कहाँ से आया। जुडिशियल सर्विस वाकई एक स्ट्रीम से हटकर डिफरेंट टाइप की सर्विस है, जिसमें कह सकते हैं कि उतना ग्लैमर नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, वाकई जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। इस दिशा में कैसे आपका इंटरेस्ट आया? सर, इसकी शुरुआत जी हुई थी जब मैं एलएलबी में मैंने एडमिशन लिया था। और जब मैंने डीयू में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक बड़ा कॉलेज किस तरीके का रोल प्ले करता है, जी और एक्सपोजर बहुत था। वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के सपने बड़े हैं। मैं एक बहुत छोटे शहर से, दनकौर से आया हूँ। मुझे मेरे यहाँ पर अभी तक कोई ना जज था, ना आईएएस आईपीएस था, कोई गाइडेंस नहीं थी उसको लेके। और मेरी फैमिली में भले ही टीचर रहे हैं, मेरे मदर खुद टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, पापा भी टीचर हैं, मेरे ब्रदर भी गवर्नमेंट सर्विसेज में ही हैं, तो रुझान वहाँ से गवर्नमेंट सर्विस की तब तो था ही। और उसमें भी मुझे एक चीज़ दिखी कि बेटर ये है कि अगर मैं कोई एक ऐसा पद पाऊँ जिससे कि मैं अपनी अगली जनरेशन्स को या फिर खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, और जो अभी भी जनरेशन है उनको एक इंस्पिरेशन दे सकूँ कि एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का जो कि अपनी सिर्फ मेहनत से चीज़ें पा सकता है विदाउट एनी सपोर्ट। जहाँ पे कि मेरे फैमिली में कोई भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही हूँ मैं, और कोई भी लॉयर नहीं है मेरे अलावा। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि आगे की जनरेशन मेरे से इंस्पायर हो। वाकई आप इंस्पायर्ड भी हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं अपने पूरे एक बड़े बेल्ट को, बड़े क्षेत्र को अगर कहें पराग जी तो गलत नहीं होगा। आपने कहा लॉ, आपने लॉ में एडमिशन लिया, तो हमेशा से क्या लॉ ही पढ़ना चाहते थे आपने, या लॉ ही पढ़ा, या कोई उससे पहले कोई और दूसरा सब्जेक्ट भी चूज़ किया था? जी, मैंने 11th और 12th में कॉमर्स लिया था। वहाँ से मैंने अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज़ गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने दोस्तों के साथ ही सीए करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ वही मैं जानता था, उसके अलावा कुछ और नहीं जानता था। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरा पहला जो एग्ज़ाम था वो तुरंत ही निकल गया था, जैसे सीए सीपीटी कहते हैं। एंड देन आईपीसीसी जो सेकंड पड़ाव था वो भी मैंने दिया। उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इवेंचुअली लक नहीं था या किस्मत नहीं थी, जिसके चलते हो सकता है मैं जज ही बनना चाह रहा हूँ। तो वो वहाँ पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें सीए में, लॉ का सब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आया करते थे। ओवरऑल क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं लॉ में कुछ करना चाहूँगा। और मेरे कज़िन ने भी मुझे बताया कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल का लॉ कर सकते हो, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से, जो कि आपकी BHU DU है। तो मेरा DU में एडमिशन हो गया था, तो वहाँ से मैंने अपना ये तैयारी स्टार्ट करी। जी, यानी डेस्टिनी आपको यहीं ले जाना चाहती थी और आपको यहाँ पर लेकर आई। दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लॉ की पढ़ाई करना ज़रूरी है? जी, इसका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो LLB है। जी। और अगर आपने वो नहीं कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते। दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। एंड एज वेल एज यू नीड टू बी रिक्वायर्ड टू बी एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ द रेस्पेक्टेड स्टेट। जी, तो वो भी ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल। अच्छा, 2-3 तरह के मामले होते हैं, एक सिविल मामला अलग होता है, आपराधिक मामला अलग होता है। रुचि किस में है, या फिर जब आपने LLB किया होगा तब भी इनको डिफ्रेंशिएट करके आपने स्टडी भी की होगी, और क्या इनके तौर पर जब आप जज के तौर पर जाएंगे तब भी ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं अलग अलग, सिविल जज और जो मामले अलग अलग होते हैं? जी, तो अगर मैं बात करूं कि सिविल साइड है और एक क्रिमिनल साइड है, लेकिन शुरुआत से हम बचपन से जो अखबार पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें हमारे जो आंखों के खींचते थे वो मामले क्रिमिनल वाले ही हुआ करते थे। मर्डर हो गया या फिर सारी चीज़ें हो गई, तो उससे हम कहीं ना कहीं हम उसके बारे में जानकारी रखते थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो शुरुआत से ये लगता था कि हम IPC की धारा 302 हो गई, ये सब हम पढ़ते थे, तो लगता था कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कदम इसमें रखा LLB में और धीरे धीरे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि सिविल साइड जो है वो वैसे अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपके प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट हो गए, जो पर्सनल चीज़ें होती हैं जैसे फैमिली से रिलेटेड अफेयर्स हो गए, तो उसमें आपके तो मुझे मेरा इंटरेस्ट बहुत हुआ, तो मैं क्रिमिनल से ज़्यादा कहीं ना कहीं सिविल को ही प्रेफर करता हूँ। साथ में ये जो पोस्ट है
वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की ही पोस्ट है। लेकिन एडिशनली क्योंकि जजेस कम होते हैं या फिर काम बहुत होता है, द पेंडेंसी इज़ रियली हाई, तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट का काम भी दे दिया जाता है, तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी दे दी जाती है। बिल्कुल। आपने कानून की पढ़ाई भी की है, अब जज भी आप बनने जा रहे हैं जुडिशरी सर्विस के ज़रिए। थोड़ा सा ये ज़रूर समझाइएगा, जो साइबर अपराध है उस मामले में जो कानून है, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वाकई न्याय दिलाने में सक्षम है, या अपराधी तक पहुंचने में या उसे सज़ा दिलाने में सक्षम है क्या? जी, जो साइबर क्राइम्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक एक्ट आता है IT एक्ट 2000, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी बोलते हैं, जिसको 2000 में ही जैसे ही कंप्यूटर की चीज़ें आने लगी थी तभी से उसको लागू कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे 66 है, 66A से लेकर 66E तक हैं, जिसमें कि आपको प्रिवेसी के भी हैं, या फिर अगर हम बात करें जो ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है, अभी एक नया ऑफेंस आया डीप फेक का। हाँ, तो वो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI we can see the several offenses are there, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बना के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कर पाना भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेनली इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि कुछ और अच्छे लोग जो एथिकल हैकिंग करते हैं या फिर और IT की तरफ से लोग जो लॉ करें और उसको अप्रोच करें, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम उसमें नया कर पाएँ। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात आपने कही, लेकिन साइबर अपराध में भी लगातार बदलाव हो रहा है, या कहीं तरीके लगातार बदल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें समय समय पर चेंजेस भी करने पड़ेंगे, लॉज में भी बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि वाकई उनकी रोकथाम हो सके। हाँ सर, बदलाव हो भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव हो रहे हैं, बट क्योंकि ये भी हमारे लिए भी नया है, सरकार के लिए भी नया है, और जो लोग कर रहे हैं वो इसमें आसानी से लूप होल ढूंढ पाते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी, जैसे कि हमने और चीज़ों को कवर कर लिया है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी कवर कर पाएंगे। तो लॉज धीरे धीरे आ भी रहे हैं, और मुझे लगता है सरकार उसके लिए पर्याप्त एक्शन अपना ले रही है। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण मसला है जो हमेशा उठता है, कहते हैं कि बहुत सारे मामले, सैकड़ों नहीं लाखों मामले पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में। इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके नज़रिए से? ये आपका थॉट हो सकता है इसमें कि क्या हो सकता है, कैसे निपटारा हो सकता है? दूसरा, हालांकि एक समस्या तो हमेशा रही है, कहते हैं, मतलब ये एक बात आती है कि भाई जजेस की कमी है लोगों, क्या वाकई ये भी एक कमी है, और क्या कोई दूसरा सॉल्यूशन भी आपको नज़र आता है? हाँ जी, अगर मैं बात करूँ 2006-2012 के आसपास की बात जो हो रही थी, वहाँ पे वैकेंसीज़ कम आया करती थी, और वैकेंसीज़ कम आती थी तो जजेस की जो वैकेंसीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती थी। तो लेकिन अब वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। मैं 2015 जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, तो तब से वैकेंसीज़ रेगुलरली आ रहे हैं, और दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू गिव सेवरल एग्जाम्स एज वेल। तो वहाँ पे जब वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हैं तो आपकी फुलफिलमेंट भी अच्छे से हो पा रही है, तो कोशिश उनकी तरफ से जारी है। लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम कराते हो, एग्ज़ाम स्टेट लेवल का होता है, तो उसमें कुछ खामियां हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके ऊपर फिर रिट पिटिशंस लग जाती हैं, तो उसमें देरी हो जाती है। तो उस पर कंट्रोल थोड़ा सा हाई कोर्ट का भी, इवन एज द स्टेट गवर्नमेंट का भी कम हो जाता है। लेकिन जब मैं पेंडेंसी की बात करूँ तो उसके लिए बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, और वो सरकार का काम है, वो हाई कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो लोग कर रहे हैं इस तरीके से काम। लेकिन जब मैं अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं जो मुझे अब मिलने वाली है, तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं, जैसे कि मुझे समय पे पहुंचना, मैं छुट्टी ना लूं, जितने अच्छे से मैं मेहनत कर सकूं, मुझे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन फाइल के लिए रेडी रहूं, जितना मैं अपने जो वकील लोग आएंगे उनके साथ करके, और फाइनली मीडिएशन की तरफ मैं रुक लूँ, तो जिससे कि पेंडेंसी ख़त्म हो सके। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और दूसरे मामलों में सरकार अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मसला इस पर आते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का भी इंटरेस्ट होगा। आपने कहा बहुत सामान्य एक क्षेत्र से आते हैं, बहुत वहाँ पर कोई जुडिशरी सर्विस में कोई गया नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति भी जुडिशरी सर्विस में जा सकता है? जी, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो मैं एक बहुत ज़्यादा मीडियोकर स्टूडेंट रहा। मेरे 10th में भी कुछ 80% मार्क्स ही आए थे, 12th में भी मैं मैथ्स में स्पेशली फेल होते होते बचा था, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने CA की तरफ गया तो वहाँ भी मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ भी मुझे रिट पिटीशन के थ्रू एडमिशन मिला, कुछ मेरे बीच में अड़चन आ गई थी, वो एक लंबा मसला है। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत दखल दे रही थी, और मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया था जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जज की तैयारी कर सकता हूँ। पर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र से आओ, अगर आपकी फैमिली, आपके जो लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे मेरी फैमिली
जो कि मेरे पापा भी मथुरा के रहने वाले हैं, वहाँ से उस गांव से उठ के आए थे, यहाँ पे एज अ टीचर लगे, उन्होंने भी बहुत परेशानियाँ झेली। फिर मेरी मदर की नौकरी लगी, उन्होंने भी परेशानियाँ झेली। फिर सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे ब्रदर की जो जॉब है वो 2013 में उनके बीटेक करने के बाद ही लग गई थी। तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें इतनी हो गई कि मैं अपना जो मेरा खुद का एम है उसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, जो कि सब लोगों का प्रिविलेज नहीं होता, जो कि मुझे मिला था। तो उसके बाद चीज़ें मिलने लगी मुझे, मेरा ड्यू में एडमिशन हो गया, वहाँ पे एक्सपोजर मिला। और फिर मैंने राहुल IAS से कोचिंग की, जहाँ पे कि मेरे राहुल सर जो बहुत बड़े गुरु हैं मेरे लिए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो मैं हूँ उनकी वजह से ही हूँ। तो लोगों का जो साथ आता गया जिसकी वजह से मैं ये कर पाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मेरे जो मुझे अभी इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, तो मैंने 3 साल प्रैक्टिस भी की। तो उसमें जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मेरे जो सीनियर हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हिमांशु गोयल हैं, नरेशन गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, नीलम चंद मैम हैं, ये इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। साथ में मेरे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की। मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, दीपक गर्ग हैं, ऋषभ सिंघल हैं, इन्होंने मुझे बहुत मदद की कि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँ। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अब प्रिपरेशन कैसे करे, कोई नया बच्चा आ रहा है, आपने बताया कि लॉ तो पढ़ना ही होगा, जी, लॉ तो करनी ही होगी, ठीक है। लॉ करने के बाद आगे की प्रिपरेशन कैसे हो, कहाँ फोकस रखें? जुडिशरी सर्विस में अगर हमें जाना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना होगा, जुडिशरी सर्विस के लिए क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपरेशन होगी, या कोचिंग ही मस्ट है, क्या बगैर कोचिंग के भी हम तैयारी कर सकते हैं? जी, कोचिंग मुझे लगता है कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, इसलिए मैंने कोचिंग ली थी। पर कोचिंग आपको हेल्प तो कर सकती है, पर मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी से नहीं होता। सेल्फ स्टडी से भी लोग करते हैं, पर हो सकता है कि कोचिंग की वजह से चीज़ें जल्दी हो जाएं, क्योंकि वो लोग ना उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते भी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंडेटरी है, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अब तो यूट्यूब पर बहुत कुछ मटीरियल अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ही है ये आज की टेक्नोलॉजी की। तो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से कुछ ज़रूरत है। प्लस अगर आपको सच में कुछ करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 साल का रूल आ गया है कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, जो कि मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल था। तो 3 साल की प्रैक्टिस करने की वजह से लोगों का कुछ का सपना टूट गया कि हमें 3 साल हम कैसे खाना खाएंगे, कैसे चीज़ें चलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपका एम है जज बनने का, क्योंकि जज बनना कोई छोटी चीज़ नहीं है, जो मैं आज खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि इतने लोगों की उम्मीद मैं दे पाया हूँ, मैं खुद को भी उम्मीद दे पाया हूँ, मेरी फैमिली को दे पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए 3 साल कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी तैयारी करेंगे, पूरी लगन से लगे रहेंगे, अच्छी गाइडेंस के साथ रहेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे अपने लॉ के, तो और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो उसमें आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। लगातार आपको 12-13 घंटे हर दिन आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप ये कह दें कि दिवाली आ गई तो छुट्टी ले लूँगा। आज मेरा एक सिलेक्शन हो गया तो मेरे लिए रोज़ दिवाली है, बिल्कुल, है ना। तो मैंने कोई दिवालियाँ इस तरीके से नहीं मनाई। मुझे लगा था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वो दिवाली हो जाएगी। तो मैंने बहुत मेहनत की, और आप मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 3 साल आपके लिए कुछ है भी, और जब जज बन जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी। 3 साल प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, ठीक है। अब एग्जाम कौन कौन से होंगे, क्या क्वेश्चनेयर होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालें। जी, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, हर स्टेट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करूँ तो 9 स्टेट्स जो हिंदी में ही काम करते हैं, तो वहाँ पे आप जो अगर हिंदी स्पीकिंग है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी इंडिविजुअल लैंग्वेज वहाँ की जाननी पड़ेगी। ठीक है। साथ में अगर हर स्टेट, आपने हिंदी मीडियम में दिया, इंग्लिश मीडियम में? जी, मैंने खुद इंग्लिश मीडियम में दिया था। हिंदी मीडियम में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा को छोड़ के हर जगह हिंदी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि कोर्ट में भी इंग्लिश में ही काम होता है। साथ में अगर मैं बात करूँ, 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जैसे IAS में होता है। प्री में आपके ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ भी होती है, साथ में अगर बच्चों के हिसाब से वो कट ऑफ फिर बढ़ाई जाती है, देखी जाती है। देन मेंस होता है सब्जेक्टिव, जिसमें कि आपको आंसर्स लिखने होते हैं। कहीं जगह 5 पेपर होते हैं, कहीं जगह 6 पेपर होते हैं, लगातार होते हैं। तो वहाँ पे वो 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। तो वहाँ पे आपको वो मेरिट लिस्ट में काम आता है, जिसके जो मार्क्स हैं जुड़ के फाइनल लिस्ट बनती है। फिर लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू की, जो कि ज़्यादातर ऑनरेबल जजेस लेते हैं हाई कोर्ट के, कुछ जगह PSCs के मेंबर्स भी होते हैं और फिर ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। बिल्कुल। और फाइनल मतलब 3 स्टेज भी आपने बता दी, क्या क्या किस स्टेज में। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आप हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है मध्य प्रदेश जुडिशरी सर्विस में, क्या ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई बैरियर तो नहीं आता है? सर, अगर बात करूं, क्योंकि
इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो आप जहाँ भी अगर हिंदी बोल सकते हैं, जहाँ के लोगों से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि मैंने सारे स्टेट्स का जितना भी मेरे हो सकता है मैंने सबका एग्ज़ाम दिया था। तो इसकी वजह से मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला। और आज फाइनली, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरीके से मॉक इंटरव्यू का मॉक टेस्ट का ही काम कर रहे थे कि वहाँ मैं फेल हुआ, मैंने कुछ सीखा और फिर आगे बढ़ा। तो जब मैं आगे बढ़ के आया तो फिर एमपी में कोई ऐसी तरीके का बार नहीं है। बस इतना सा है कि अगर आप बाहर से कैटेगरी है आपके पास, आप अगर एससीज, एसटीज या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप जनरल की तरह ही काउंट किए जाओगे। हाँ, मैं ऑलरेडी जनरल कैटेगरी का था, तो मैं जनरल कैटेगरी में ही था। और इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता वहाँ पे कि आप बाहर से आए हैं, आपको अगर जज बनना है तो आप वहाँ पे जज बनिए और आप अपना काम कीजिए। ठीक है। एमपी का आपने एग्जाम दिया, अदर स्टेट का भी दिया है आपने एग्जाम? जी, मैंने उत्तर प्रदेश का भी दिया है। प्रिपरेशन अलग तरह से होती है, क्वेश्चनर अलग होते हैं, सब्जेक्ट कुछ मैच करता है, या फिर हमें थोड़ा सा जी, प्रिपरेशन अलग तरीके से करनी होगी दूसरे स्टेट की जुडिशरी एग्जाम के लिए? जी, ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो 70% तक सेम रहता है। अच्छा। बट क्योंकि लोकल लॉज और स्पेशल लॉज सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है स्टेट की और एरिया की, तो वहाँ पे अलग होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू कोड है वो थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश का अलग है। वहाँ का जो रेंट कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ की लोकल समस्याएं हैं, तो उस तरीके से होता है। कुछ स्टेट्स में आपके स्पेशल लॉज, जैसे आपने अभी साइबर क्राइम की बात करी, तो एमपी में आपका IT एक्ट भी पूछा जाता है। तो वो भी हमसे पूछा गया था। तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आप एडिशनली करना चाहते हो नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ स्टेट को चुन लेते हैं कि मुझे यही स्टेट देने हैं क्योंकि ये सिमिलर हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर सबको दिया और मुझे लगता है कि वो मेरे काम भी आया। तो यही। तो आशा करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पराग जी की तरफ से मिली होंगी, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। आप भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, इनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं, इनकी तैयारियों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो पराग जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए करियर के लिए, नए भविष्य के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।